ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार और किसानों के बीच दरअसल पेच फंस कहां रहा है। किसान कानूनों को रद्द करने की जिद पर अड़े हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। क्या इसके पीछे सरकार पर कोई वैश्विक दबाव भी है? जानने के लिए सीधा चलते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी के पास। वो आपको बताएंगे इस पूरे आंदोलन की और भी लार्जर पिक्चर। जी संदीप। और अब आपको समझाते हैं इस समस्या की, इस आंदोलन की जड़ में दरअसल क्या है। वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तमाम दुनिया के जो मुल्क हैं, इन्होंने एक संधि की। संधि कब की? 2001 में, आज से 19 साल पहले। और इस संधि में क्या कहा गया? एक समझौता, एक अग्रीमेंट क्या बनी कि देखिए, जो ये किसानों को सब्सिडी दी जाती है, रियायत दी जाती है, आसान शब्द का इस्तेमाल करूं, वो खाद में हो, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हो, वो खरीदी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब आप खरीद रहे हैं, या बिजली में जो ये रियायत दी जाती हैं, ये रियायत धीरे धीरे बंद कर दी जानी चाहिए। विकसित देश 5% सब्सिडी पर आ जाएं, और विकासशील देश जिस श्रेणी में हम आते हैं, ये 10% सब्सिडी दें। बाजार को तय करने दिया जाए, कीमत बाजार तय करें। अगर आप MSP रखेंगे, अगर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को रखेंगे, तो इससे बाजार को नुकसान हो जाता है। बाजार कीमत नहीं तय कर पाता। और इस पर दस्तखत हुए, इस पर हस्ताक्षर किए गए, और यहीं से यह समस्या शुरू हुई। और जो आज किसान मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कर दिया जाए, सरकार कह रही है नहीं, हम लिखित आश्वासन दे देंगे। गारंटी क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि WTO कहता है कि MSP को तो खत्म करना है, बाजार तय करे। और बाजार में कौन तय करेगा? बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और यूरोप में, अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो 4 बड़ी कंपनियां हैं। इनको ABCD कहते हैं। मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं, ऐसे ही ABCD नहीं कह रहा हूं। ये 4 बड़ी कंपनियां हैं एग्री बिजनेस में। A, आर्चर डैनियल्स मिडलैंड, B, बुंग, C, करगिल, और D, लुई ड्रेफस। ये 4 कंपनियां हैं जिन्होंने एग्रीकल्चरल बिजनेस का ये पूरा कारोबार, इस पर कब्जा जमा लिया है। और यहीं पर यह सब्सिडी का खेल थोड़ा और आगे बढ़ता है। WTO में दरअसल 3 तरह के बॉक्सेस बनाए गए हैं सब्सिडी को लेकर, रियायत को लेकर। एक है ब्लू बॉक्स, जरूरत पड़े तो आप सब्सिडी दो। ग्रीन बॉक्स है, इसके तहत आप सब्सिडी दे सकते हैं, जितनी सब्सिडी देना चाहें आप दे सकते हैं। और एक होता है एम्बर बॉक्स, इसमें सब्सिडी नहीं देनी है। तो मंशा क्या थी कि सब्सिडी कम की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप पाएंगे कि भारत जहां 1,20,000 करोड़ की सब्सिडी देता है, तो अमेरिका 8.5 लाख करोड़। यह तो सिर्फ एक आंकड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा और सरलीकरण करूंगा इस आंकड़े का। हर किसान को भारत में हर साल कितनी सब्सिडी मिलती है? 15,600 कुछ रुपए। और जापान में यह सब्सिडी कितनी है? 7 लाख रुपए। 7 लाख। कनाडा में कितनी है यह सब्सिडी? 11,44,000। और अमेरिका में यह सब्सिडी पहुंच जाती है 42 लाख रुपए। 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। और इसी में खेल है। यहां मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। दिसंबर 2012 में बीजेपी के कद्दावर नेता, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। मैं अरुण जेटली की बात कर रहा हूं। अरुण जेटली ने क्या कहा था? अरुण जेटली ने कहा, उस टाइम FDI इन रिटेल पर चर्चा हो रही थी, और जो हमारा एग्री बिजनेस था, इसको बहुराष्ट्रीय कंपनियों को के लिए खोलने की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब ये वॉलमार्ट आ जाएगा, ये अपनी कीमत पर हमारी फसलें खरीदना चाहेगा। अमेरिका में ये करते आए हैं, 30 साल से ऐसा काम करते आए हैं। लेकिन वहां की सरकारें, वहां के जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा उनकी जो जेबें हैं वो बड़ी डीप हैं, जेब में माल बहुत है उनके। और ये 2012 की बात कर रहा हूं, $400 बिलियन की सब्सिडी दे देते हैं। मतलब बाजार में आपको कम भी कीमत मिली किसान को अमेरिका में, तो उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार कर देती है सब्सिडी के जरिए।
आपको कम दाम भी मिले तो सरकार कहेगी ये लो पैसा। कारोबारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो पैसा नहीं दे रही। ये हर दिन 6000 करोड़ रुपए पड़ता था, 400 बिलियन डॉलर की बात है, और यह बढ़कर 956 बिलियन डॉलर हो गया 3 साल बाद, और आज की तारीख में भी 867 बिलियन डॉलर का मुआवजा देती है। मैं अब सब्सिडी के लिए मुआवजा शब्द इस्तेमाल कर दूं। और भारत में यही सबसे बड़ी दिक्कत, यही शंका है, आशंका है किसानों की कि जी मंडियां खत्म हो गई, एमएसपी को आप गारंटी नहीं कर रहे, हम कारोबारी के हवाले हो गए, उसने पैसे नहीं दिए तो हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा। वहां तो की जा रही है, यहां पर नहीं की जा रही है। और इसी कड़ी में एक और बात जुड़ जाती है। मैं 2015 अब आपको लिए चलूंगा। 2015 में सरकार की एक कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी। कमेटी का नाम था शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट। शांता कुमार कद्दावर नेता रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने क्या सलाह दी थी सरकार को? सलाह यह थी कि जो ये एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तमाम जो गोदाम हैं जिनमें सरकार खरीदी करती है और फसलों को, इन उत्पादों को रखती है, इनका भंडारण करती है, ये एफसीआई चलाती है, ये केंद्र सरकार के मातहत आता है। इसके बारे में कहा गया कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो WTO के भी दबाव थे। यह व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ सरकार चलाए, कुछ राज्य सरकारें चलाएं और बाकियों को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। तो बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है। एमएसपी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। इसकी गारंटी क्यों नहीं दी जाती? बाहर मुल्कों में तो आपको मुआवजा मिल जाता है और बाहर देशों में ऐसी कोई भुखमरी की नौबत नहीं आती है। हमारे देश में गरीबी, क्योंकि हमारी तादाद इतनी है, 130-32 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, यहां पर लोग गरीब भी हैं। सरकार खरीदी करती है एफसीआई के जरिए और फिर पीडीएस सार्वजनिक प्रणाली के जरिए, वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को वो पैसे, वो खाना, वो खाद्य पदार्थ दिए भी जाते हैं। अब कोरोना काल में ही सरकार ताल ठोकती है ना कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दी जा रही है। इसे 3 महीने और बढ़ाने की बात की जा रही है। यह कहां से आता है अनाज? सरकार ने खरीदी की ना। अगर प्राइवेट कंपनियां ये खरीदी करते, क्या वो सरकार को ये इस तरह से दे देते? क्या हम गरीबों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करा पाते? क्या हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हमें जरूरत नहीं है? बाहर जरूरत नहीं, वो यहां पर ऐसे के ऐसे हम ट्रांसप्लांट कर दें उस व्यवस्था को, तो क्या भारत जैसे देश में यह काम चल पाएगा? और अभी कुछ देर पहले मैं सुरेश प्रभु से बात कर रहा था, वरिष्ठ नेता रहे हैं, वाजपेयी सरकार, तीनों कार्यकाल में मंत्री रहे और मोदी सरकार में भी मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे। वो भी इस बात को कबूल रहे हैं कि देखिए, भारत ने अपनी वीटो का इस्तेमाल करके सब्सिडी ना कम करने की बात कही है। उन्होंने ब्यूनस आयर्स का जिक्र किया 2017 का। लेकिन किसानों के मन में शंका यह है कि धीरे धीरे हम उसी राह पर तो नहीं जा रहे हैं कि सब कुछ बाजार के हवाले, जो हमें सब्सिडी, जो सुरक्षा कवच सरकार की खरीदी के जरिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए मिलता है, वो खत्म ना हो जाए। तो यह है WTO का पूरा खेल। जी शुक्रिया संदीप। जी हां, तो कृषि कानूनों के पीछे की बिग पिक्चर क्या है वो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी ने आपको सरल भाषा में समझाया। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर इस पर एक्सपर्ट्स अपनी क्या राय रखते हैं। इंडिया की जो सब्सिडीज हैं एग्रीकल्चर को, जिसको हम एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट AMS से जानते हैं, जिसमें मार्केट डिस्टॉर्शन भी लिया जाता है, सभी तरह की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज भी कैलकुलेट होती हैं। तो OECD की स्टडी पिछले साल दिल्ली में रिलीज हुई थी, उसके हिसाब से इंडिया में सब्सिडीज एग्रीकल्चर को नेगेटिव में है। इसका मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों मिलाकर सब्सिडीज बढ़ाती चली जाएं, तो अगले जिस दर से सब्सिडी दी जा रही है, अगले 5-10 सालों में 0 पे आ जाएंगी या प्लस बहुत 1 या 2% जाएंगी। जबकि दुनिया में जो सब्सिडी दी जा रही है, यूएस में $460 बिलियन की, यूरोप में क्लोज टू दैट, तो ये सब्सिडीज हाई लेवल की हैं। तो वर्ल्ड बॉडीज का दबाव इंडिया में सब्सिडीज विड्रॉ करने का नहीं हो सकता, न पीडीएस खत्म करने का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24। तो अब हम आपको समझाते हैं कि यह बवाल किस बात पर मचा हुआ है। किसान आंदोलित क्यों हैं, गुस्साए हुए क्यों हैं, नाराज क्यों हैं, दिल्ली कूच क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसकी जद में और इसकी जड़ में 3 कानून हैं, 3 किसान कानून। दरअसल 2 कानून हैं और 1 संशोधन है, और इनकी ABCD बिल्कुल आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं ताकि आप समझ सके कि आखिर यह बवाल क्यों मचा हुआ है। अन्नदाता, देश की 2/3 आबादी कृषि में लगी हुई है और देश को अन्न देने वाला, हम जय जवान जय किसान करते हैं, वो आंदोलित क्यों है। पहला कानून जो बनाया, और यह कानून बने 20 सितंबर इसी साल 20 सितंबर को ध्वनिमत से पास हुए राज्यसभा में, वहां पर बड़ा हंगामा हुआ था, वो अलग चर्चा है। पहला कानून, फिर से कहूंगा, आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। नीचे कानून क्या है, दरअसल उसका पूरा नाम हम फ्लैश करेंगे, ग्राफिक्स में आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन कानून क्या है। एक देश एक बाजार। किसान अब देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी फसल, अपना उत्पाद बेच सकता है। अब आप कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है, किसान को और अच्छा दाम मिल सकता है, पर इसमें भी एक पेंच है। छोटे रकबे के किसान हैं, 2-4 बीघे, 5 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे, वो अपनी लोकल मंडी में जाकर बेचेगा या पंजाब का किसान केरला में जाकर बेच देगा, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन जब एक देश एक बाजार हो जाता है, किसानों को अच्छी कीमत मिलने की भी बात होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो सरकार ने तय कर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, सब ने यह कहा कि MSP था, है और रहेगा। तो आप MSP पर बेचिए, और उससे अच्छे दाम अगर बाजार दे रहा है और इलाकों में मिल रहा है तो वहां भी जाइए, बी माय गेस्ट। तो ये तो विन विन सिचुएशन हो गई किसान के लिए। लेकिन किसान को डर क्या है? किसान को दरअसल डर यह है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये गारंटी नहीं किया गया है। कोई इससे नीचे बेचे या बेचने पर मजबूर आपको करे खरीदने वाला, तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि उसे जेल में डाला जाए। तो किसान कहता है कि साल, 2 साल, 3 साल में कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जाए। जिस मंडी में जाकर हम अपना अनाज, अपनी फसल बेचा करते थे, वो व्यवस्था ही खत्म हो गई, तो हम पूरी तरह से बाजार के हवाले हो जाएंगे। मंडियां खत्म, बाजार तय करेगा, बाजार हमें कीमत दे ना दे। वैसे भी आज की तारीख में देश में सिर्फ 6% किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना उत्पाद, अपनी फसलें बेच पाते हैं। और यह मेरा आंकड़ा नहीं, यह शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट थी 2015 की, उसमें यह साफ बात कही गई थी। तो किसानों को डर यह है कि देखिए, एक देश एक बाजार के नाम पर मंडी व्यवस्था खत्म, MSP आपने गारंटी नहीं की है, अब हम बाजार के हवाले हो जाएंगे और बाजार हमें कीमत दे या ना दे, ये हम कैसे भरोसा करें। जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि MSP बना रहेगा, पर MSP गारंटी नहीं किया गया है। यह तो हो गई पहले कानून की बात। अब दूसरे कानून की बात करते हैं। दूसरा कानून दरअसल क्या है? यह एक प्राइस एग्रीमेंट है कि एक करार किया जाएगा किसानों के साथ, और इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं। मैंने वो छोटे रकबे के किसानों की बात की ना, किसान छोटे छोटे हैं, 2 बीघे, 4 बीघे, 5 बीघे वाले, अब 10 किसान, 20 किसान, 50 किसान मिलकर रकबा हो जाता है 300-400 बीघे, 500 बीघे। वो एक करार करते हैं एक कंपनी के साथ, एक बड़े औद्योगिक घराने के साथ। वो कहते हैं कि जी आप ये गेहूं बोएंगे या जीरी, चावल बोएंगे या नरमा, कपास बोएंगे, हम आपको ये दाम देंगे और साथ में आपको बढ़िया बीज भी देंगे, बढ़िया खाद, बढ़िया उर्वरक देंगे। तो ये किसानों के लिए बल्ले बल्ले। अब छोटा किसान, वो बचपन में सिखाया जाता है ना, उंगलियां अलग अलग हैं तो ताकत नहीं, मुट्ठी बना दो तो उसमें ताकत आ जाती है। तो किसानों में ताकत आएगी, उनको अच्छे दाम भी मिलेंगे। पर किसान ये कहते हैं कि अगर
कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर लिया, करार हमारे साथ कर लिया, और वो कीमत नहीं दी अगले साल, या 5 साल का हमने करार कर लिया, पहले साल दूसरे साल दे दी कीमत, तीसरे साल नहीं दी, तो हम बंधुआ मजदूर बन जाएंगे इन कंपनियों के। इनके रहमो करम पर हमें जीना पड़ेगा, तब हम कहां जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा जमीनी हकीकत पर नजर डालेंगे, ऐसा हो भी रहा है कई जगह, खास पंजाब में, हरियाणा में, यहां पर आलू की भी, उत्तर प्रदेश में भी आलू की अच्छी खासी फसल होती है। बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, लेज वगैरह, जो ये आलू चिप्स बनाती हैं, ये किसानों के साथ करार कर लेती हैं कि आपका आलू इतने पर खरीदेंगे। दाम आलू का गिरा हुआ है, अच्छा दाम है, तो वो कहेंगे लो जी, हमने दाम हो गया 40 रुपए, उन्होंने 30 रुपए का करार कर रखा है, वो भाग भाग कर आपका माल खरीद लेते हैं। लेकिन 30 रुपए का करार है और दाम हो गए 2 रुपए, ऐसा होता है, तो वो फिर मीन मेक निकालने लगते हैं, जी आलू सड़ गया, काला हो गया, इसके अंदर तो कीड़ा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप लेकर गए, फर्ज कीजिए 1 क्विंटल आलू, उसमें से वो खरीदेंगे सिर्फ 30 किलो या 40 किलो आलू। ये किसान पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर यह बात कह रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर एक और बड़ी बात है, और इसके लिए मैं आपको 60 साल पीछे लिए चलूंगा। कम्युनिज्म से, रूस से बड़े प्रभावित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, और वो भी कोऑपरेटिव फार्मिंग की, सामूहिक फार्मिंग करें, छोटे छोटे किसान हैं, सब मिलकर साथ करें। तब चौधरी चरण सिंह ने उन्हें समझाया था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, जर जोरू जमीन, ये 3 चीजों के चलते ही इस देश में लड़ाई होती है। और किसानों में जमीन को लेकर तो भाई भाई आपस में जूत बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामूहिक खेती इस देश में जमीनी हकीकत नहीं बन सकती। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर यह भी एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। लेकिन सरकार का पक्ष जो है, अच्छे बीज भी मिलेंगे, उर्वरक मिलेंगे, कीमत भी मिलेगी। और अभी हम कोल्हू के बैल बने हुए हैं, मैं किसानों की बात कर रहा हूं, मैं खुद किसान परिवार से आता हूं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं तो गन्ना बोएंगे, आप पंजाब में हैं तो जीरी या नरमा, मतलब जीरी चावल, नरमा कपास, ये बोएंगे। यही हाल कुरुक्षेत्र, करनाल, जहां पर अभी किसान आंदोलित हैं, हरियाणा में भी है। आप नई फसलें ट्राई करने को तैयार नहीं होते हैं। और आजकल कैश क्रॉप्स का भी जमाना आ गया है, अच्छी कीमत मिलती है। तो इस कानून के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। अब तीसरा जो कानून है, दरअसल ये संशोधन है। संशोधन क्या है? एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है कि जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, आप उन पर भंडारण पर एक रोक लगा रखी थी। ये सालों से एक परंपरा चली आ रही थी इस देश में, और जरूरी भी थी, क्योंकि कालाबाजारी बड़ी हावी हो जाती है हमारे देश में। हर बात में कहीं ना कहीं बीच में सूदखोर, कालाबाजारी करने वाले वो एक्टिव हो जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लासलगांव मंडी, प्याज वहां पर 1-1 रुपए 50-50 पैसे प्रति क्विंटल होता है, और यहां पर हम 60, 70, 80, 90, 100 रुपए तक भी प्याज की कीमतें देते हैं। वो प्याज सड़कों पर फेंक देते हैं, ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, और यहां पर हम इतने दाम देते हैं। तो इसमें कालाबाजारी का भी खेल होता था। अब सरकार ने संशोधन के जरिए क्या किया है कि जो भंडारण है उसमें खुली छूट दे दी कि आप जितना माल रखना चाहें रख सकते हैं। तो एक देश एक बाजार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसी कड़ी में जुड़ता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन भी, कि अब कोई आप पर पाबंदी नहीं है, रोक नहीं है। आपके पास फसल है, आपका अच्छा प्याज हुआ है, आलू हुआ है, टमाटर हुआ है, सब्जियां हुई है, आप उसे रोक लो। जब अच्छा दाम मिलेगा तो किसान तब जाकर बेचे, किसान को वाजिब कीमत तो मिले। सरकार का जो दावा है, एक लक्ष्य है, 2022 तक आय दोगुनी करेंगे, उसी में यह कदम बता रही है सरकार। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, हो क्या रहा है? यह कानून आने के बाद की ही मैं मिसाल देता हूं। टमाटर के दाम आसमान छूने लगे तो आपने भंडारण पर फिर से रोक लगा दी। आलू के दाम बढ़ने लगे, भंडारण पर फिर से रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश में जहां भंडारण 30 नवंबर तक, उत्तर प्रदेश पोटैटो बेल्ट है इस देश की, और किसान कोल्ड स्टोरेज में अपना आलू रखता था, और आलू का बीज, आलू से ही आलू उगता है, अलग से कोई बीज नहीं आते, वही बीज होता है, तो वो कोल्ड स्टोरेज में रखा करते थे। और उसके लिए तारीख हुआ करती थी 30 नवंबर। आलू के दाम बढ़े, योगी सरकार ने कहा 31 अक्टूबर तक सारा आलू निकालो। निकालो का मतलब बेचना पड़ेगा,
सप्लाई बढ़ेगी तो जो डिमांड है वो थोड़ी सी काबू में आएगी और प्राइस, कीमत जो है वो नीचे चली जाएगी। तो किसानों को लगता है कि कहीं हमारे साथ हेरफेर ना होने लगे और किसान क्या अदालतों के चक्कर काटेगा हर चीज में। अब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दी, बड़े कंपनी ने आपके साथ करार जो था वो तोड़ दिया या उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, आपके अदालत में कमिश्नर के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होंगे या अपनी खेती करेंगे। तो ये समस्याएं हैं इन 3 बिलों को लेकर जो अब कानून बन गए हैं, 2 कानून 1 संशोधन, जिसलिए किसान आंदोलित हैं और वो सरकार से बात करना चाहते हैं। अब 3 दिसंबर तारीख तय की गई है। अब देखते हैं कि 3 दिसंबर को बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकल पाता है या नहीं। अब यहां पर राजनीति से प्रेरित है यह आंदोलन, ये आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये किसान जो हैं ये कांग्रेस के किसान हैं। ये पंजाब में, हरियाणा में ही आंदोलन क्यों हो रहा है, देश के बाकी हिस्सों में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? अब यह भी समझने की जरूरत है। आपको हमने पहले भी बताया है, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट थी 2015 की, जिसमें साफ कहा गया कि देश में सिर्फ 6% किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसलों को बेच पाते हैं, यानी कि 94% वो कम दाम पर बिक रहा है। ये तो एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात हुई। अब सिर्फ हरियाणा या पंजाब के किसान ही आंदोलित क्यों हैं, यह भी समझने की जरूरत है। पूरे देश में 6% किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसलें बेच पाते हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में यह आंकड़ा 85 और 89% है। 80,000 करोड़ की खरीदी हुई धान और गेहूं की पिछले साल 2019-2020 में पंजाब और हरियाणा में। तो आप कहेंगे फिर इसमें राजनीति क्यों आड़े आ रही है? दरअसल इसमें खेल क्या है? देखिए, बाकी हिस्सों में मंडी व्यवस्था या तो चरमरा गई है। अब आप बिहार का उदाहरण लीजिए, 2006 में एपीएमसी एक्ट हटा दी गई थी, वहां मंडियां ही नहीं है। कहने को वो एफपीओज बने हैं, वो भी कोई काम नहीं करते। आप जाएंगे, किसी को भी अपना माल बेचेंगे, मक्का 1850 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, 850-900 रुपए में बेचकर आप वापस आ गए। हरियाणा पंजाब इस मामले में जुदा है, क्योंकि ज्यादातर जो आप अपनी पैदावार, मैं खास धान और गेहूं की बात कर रहा हूं, बाकी चीजों की नहीं, वो आप मंडियों में बेचते हैं और वहां पर आपको दाम मिल जाते हैं। अब ये मंडी व्यवस्था अगर खत्म हो जाती है तो किसान कहां बेचेंगे? यही सबसे बड़ी परेशानी है। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि नहीं, राज्य सरकारें उनको टैक्स के जरिए, टैक्स लगता है ना, आप मंडी में गए, आड़ती जो है कमीशन एजेंट होते हैं, उनका नाम आड़ती है। आड़ती वो आपसे कुछ टैक्स लेंगे, साफ सफाई करेंगे आपकी फसल की, उसमें कुछ लेवीज लगेंगे और उसके बाद वो जो लेवीज और टैक्सेस हैं वो काटकर एमएसपी में से बाकी पैसा किसानों को मिल जाता है। और इसके चलते राज्य सरकारों को जी कमाई होती है और राज्य सरकारें ये कमाई ले जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए किसानों को उकसा रही हैं, भड़का रही हैं, बरगला रही हैं। लेकिन यही आड़ती, यही बीजेपी इन आड़तियों के बारे में जब विपक्ष में थी तो क्या कहा करती थी? सुषमा स्वराज हरियाणा से ही आती हैं, अब स्वर्गवास हो गया। जब वो नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा में, तो उन्होंने क्या कहा था कि आड़ती तो दरअसल एटीएम है किसानों के, कभी भी जाकर किसान उनसे पैसा ले सकता है। अब ये कारोबारी आ जाएंगे, सूट बूट वाले लोग आ जाएंगे, इनको तो किसानों के कुर्तों से, धोतियों से बदबू आती है, ये इनको पैसा क्यों देंगे? तो यहां पर खेल ये भी है। और पंजाब और हरियाणा थोड़ा अलहदा कैसे हैं, जुदा कैसे हैं बाकी राज्यों से, यह भी आपको समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार और किसानों के बीच दरअसल पेच फंस कहां रहा है? किसान कानूनों को रद्द करने के जिद पर अड़े हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। क्या इसके पीछे सरकार पर कोई वैश्विक दबाव भी है? जानने के लिए सीधा चलते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी के पास। वो आपको बताएंगे इस पूरे आंदोलन की और भी लार्जर पिक्चर। जी संदीप। और अब आपको समझाते हैं इस समस्या की,
इस आंदोलन की जड़ में दरअसल क्या है, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तमाम दुनिया के जो मुल्क हैं, इन्होंने एक संधि की। संधि कब की? 2001 में, आज से 19 साल पहले। और इस संधि में क्या कहा गया? एक समझौता, एक अग्रीमेंट क्या बनी कि देखिए, जो ये किसानों को सब्सिडी दी जाती है, रियायत दी जाती है, आसान शब्द का इस्तेमाल करूं, वो खाद में हो, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हो, वो खरीदी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब आप खरीद रहे हैं, या बिजली में जो ये रियायत दी जाती हैं, ये रियायत धीरे धीरे बंद कर दी जानी चाहिए। विकसित देश 5% सब्सिडी पर आ जाएं, और विकासशील देश जिस श्रेणी में हम आते हैं, ये 10% सब्सिडी दें। बाजार को तय करने दिया जाए, कीमत बाजार तय करें। अगर आप MSP रखेंगे, अगर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को रखेंगे, तो इससे बाजार को नुकसान हो जाता है। बाजार कीमत नहीं तय कर पाता। और इस पर दस्तखत हुए, इस पर हस्ताक्षर किए गए, और यहीं से यह समस्या शुरू हुई। और जो आज किसान मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कर दिया जाए, सरकार कह रही है नहीं, हम लिखित आश्वासन दे देंगे। गारंटी क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि WTO कहता है कि MSP को तो खत्म करना है, बाजार तय करे। और बाजार में कौन तय करेगा? बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और यूरोप में, अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो 4 बड़ी कंपनियां हैं, इनको ABCD कहते हैं। मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं, ऐसे ही ABCD नहीं कह रहा हूं, ये 4 बड़ी कंपनियां हैं एग्री बिजनेस में। A, आर्चर डैनियल्स मिडलैंड, B, बुंग, C, करगिल, और D, लुई ड्रेफस। ये 4 कंपनियां हैं जिन्होंने एग्रीकल्चरल बिजनेस का ये पूरा कारोबार, इस पर कब्जा जमा लिया है। और यहीं पर यह सब्सिडी का खेल थोड़ा और आगे बढ़ता है। WTO में दरअसल 3 तरह के बॉक्सेस बनाए गए हैं सब्सिडी को लेकर, रियायत को लेकर। एक है ब्लू बॉक्स, जरूरत पड़े तो आप सब्सिडी दो। ग्रीन बॉक्स है, इसके तहत आप सब्सिडी दे सकते हैं, जितनी सब्सिडी देना चाहें आप दे सकते हैं। और एक होता है एम्बर बॉक्स, इसमें सब्सिडी नहीं देनी है। तो मंशा क्या थी कि सब्सिडी कम की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप पाएंगे कि भारत जहां 1,20,000 करोड़ की सब्सिडी देता है, तो अमेरिका 8.5 लाख करोड़। यह तो सिर्फ एक आंकड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा और सरलीकरण करूंगा इस आंकड़े का। हर किसान को भारत में हर साल कितनी सब्सिडी मिलती है? 15,600 कुछ रुपए। और जापान में यह सब्सिडी कितनी है? 7 लाख रुपए। 7 लाख। कनाडा में कितनी है यह सब्सिडी? 11,44,000। और अमेरिका में यह सब्सिडी पहुंच जाती है 42 लाख रुपए। 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। और इसी में खेल है। यहां मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। दिसंबर 2012 में बीजेपी के कद्दावर नेता, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। मैं अरुण जेटली की बात कर रहा हूं। अरुण जेटली ने क्या कहा था? अरुण जेटली ने कहा, उस टाइम FDI इन रिटेल पर चर्चा हो रही थी, और जो हमारा एग्री बिजनेस था, इसको बहुराष्ट्रीय कंपनियों को के लिए खोलने की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब ये वॉलमार्ट आ जाएगा, ये अपनी कीमत पर हमारी फसलें खरीदना चाहेगा। अमेरिका में ये करते आए हैं, 30 साल से ऐसा काम करते आए हैं। लेकिन वहां की सरकारें, वहां के जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा उनकी जो जेबें हैं वो बड़ी डीप हैं, जेब में माल बहुत है उनके। और ये 2012 की बात कर रहा हूं, $400 बिलियन की सब्सिडी दे देते हैं। मतलब बाजार में आपको कम भी कीमत मिली किसान को अमेरिका में, तो उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार कर देती है सब्सिडी के जरिए। आपको कम दाम भी मिले तो सरकार कहेगी ये लो पैसा। कारोबारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो पैसा नहीं दे रही। ये हर दिन 6,000 करोड़ रुपए पड़ता था। $400 बिलियन की बात है, और यह बढ़कर $956 बिलियन हो गया 3 साल बाद। और आज की तारीख में भी $867 बिलियन का मुआवजा देती है। मैं अब सब्सिडी के लिए मुआवजा शब्द इस्तेमाल कर दूं। और भारत में यही सबसे बड़ी दिक्कत
यही शंका है, आशंका है किसानों की कि जी मंडियां खत्म हो गई, एमएसपी को आप गारंटी नहीं कर रहे, हम कारोबारी के हवाले हो गए, उसने पैसे नहीं दिए तो हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा। वहां तो की जा रही है, यहां पर नहीं की जा रही है। और इसी कड़ी में एक और बात जुड़ जाती है। मैं 2015 अब आपको लिए चलूंगा। 2015 में सरकार की एक कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी। कमेटी का नाम था शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट। शांता कुमार कद्दावर नेता रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने क्या सलाह दी थी सरकार को? सलाह यह थी कि जो ये एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तमाम जो गोदाम हैं जिनमें सरकार खरीदी करती है और फसलों को, इन उत्पादों को रखती है, इनका भंडारण करती है, ये एफसीआई चलाती है, ये केंद्र सरकार के मातहत आता है। इसके बारे में कहा गया कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो WTO के भी दबाव थे। यह व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ सरकार चलाए, कुछ राज्य सरकारें चलाएं और बाकियों को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। तो बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है। एमएसपी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। इसकी गारंटी क्यों नहीं दी जाती? बाहर मुल्कों में तो आपको मुआवजा मिल जाता है और बाहर देशों में ऐसी कोई भुखमरी की नौबत नहीं आती है। हमारे देश में गरीबी, क्योंकि हमारी तादाद इतनी है, 130-32 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, यहां पर लोग गरीब भी हैं। सरकार खरीदी करती है एफसीआई के जरिए और फिर पीडीएस सार्वजनिक प्रणाली के जरिए, वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को वो पैसे, वो खाना, वो खाद्य पदार्थ दिए भी जाते हैं। अब कोरोना काल में ही सरकार ताल ठोकती है ना कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दी जा रही है। इसे 3 महीने और बढ़ाने की बात की जा रही है। यह कहां से आता है अनाज? सरकार ने खरीदी की ना। अगर प्राइवेट कंपनियां ये